हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके। मेरा नाम यशकीर्ति गोयल और दोबारा आया हूँ आपके सामने इकोनॉमिक्स की क्लासेस में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इससे लास्ट क्लास जो हमने की उसमें हमने किया टाइप्स ऑफ कॉस्ट के बारे में। ठीक है, जितना भी अभी तक हमारा सिलेबस हो चुका है हमने मेन 3 पोर्शन किए हैं अभी तक। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने डिमांड को पढ़ा, हमने प्रोडक्शन को पढ़ा और हमने कॉस्ट को पढ़ा। ठीक है, कि कैसे डिमांड आएगी, कैसे प्रोडक्शन होगी और जो चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है उसकी क्या कॉस्ट आएगी, किस किस टाइप की लागतें आएंगी, किस किस टाइप की कॉस्ट आएगी। अभी तक हमने इतना सिलेबस कवर किया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग टॉपिक है, वो पिछले वाले किसी टॉपिक के साथ लिंक्ड अप नहीं है। ये टॉपिक है सेलर्स के बारे में, सेलर्स के बारे में और मार्केट में किस तरह का कंपटीशन चल रहा है, किस तरह का कंपटीशन देखने को मिल रहा है, उस टॉपिक के ऊपर हमारा ये आज का लेक्चर बेस्ड होगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है टाइप्स ऑफ मार्केट कंपटीशन के ऊपर, टाइप्स ऑफ मार्केट कंपटीशन के ऊपर कि बाज़ार में, या हिंदी में इसको कहते हैं बाज़ारी मुकाबले, कि बाज़ार में मार्केट में जो सेलर्स हैं, विक्रेता हैं, माल बेचने वाले जो व्यक्ति हैं, फर्म्स हैं, बिजनेस हाउसेस हैं, उनमें किस तरह का कंपटीशन चल रहा है। अब जो ये कंपटीशन हमने देखना है कि उनमें किस तरह का कंपटीशन चल रहा है, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स पे आधारित होगा। ये बेस्ड होगा कुछ पॉइंट्स के ऊपर, जिससे कि जैसे कि हम देखें, ये बेस्ड होगा प्रोडक्ट के ऊपर कि वो कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हैं। वो नेचर ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड होगा कि जो वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसका नेचर क्या है। ये बायर्स के ऊपर डिपेंड होगा कि लोगों में किस तरह का मुकाबला चल रहा है, कि उनके कस्टमर किस तरीके के हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स होंगे जिनके बेस्ड पे हम आज करेंगे टाइप्स ऑफ मार्केट कंपटीशन, कि मार्केट में किस किस तरह का कंपटीशन, बाज़ार में किस किस तरह के मुकाबले हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये हैं काफ़ी तरह के हैं। अगर हम डीप इकोनॉमिक्स में पढ़ने की कोशिश करें तो ये काफ़ी तरह के हैं, 6-7 तरह के मुकाबले आते हैं। पर क्योंकि हमने कॉम्पिटिटिव के अकॉर्डिंग पढ़ना है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग हमें 4 बेसिक जो है पॉइंट, 4 टाइप्स ऑफ, जो 4 टाइप्स ऑफ मार्केट कंपटीशन है वो हमें सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। परफेक्ट कंपटीशन, अब इसके नाम से ही ये पॉइंट क्लियर हो जाता है परफेक्ट कंपटीशन के बारे में कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है। परफेक्ट कंपटीशन, या हिंदी में हम इसको कहेंगे पूर्ण मुकाबला, हिंदी में हम इसको कहेंगे पूर्ण मुकाबला, परफेक्ट कंपटीशन, के मार्केट में जितने भी सेलर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा कट थ्रोट कंपटीशन है। मार्केट में जितने भी सेलर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसका मीनिंग समझने के लिए हमें इसके फीचर्स समझने होंगे कि क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। अगर कोई सेलर, मान लीजिए 2 सेलर हैं, एक ए सेलर एक बी सेलर, वो 2 सेलर ये विशेषताओं को फुलफिल करेंगे, इन विशेषताओं की पूर्ति करेंगे, तो वो कौन से कंपटीशन में आ जाएंगे, वो परफेक्ट कंपटीशन में आ जाएंगे। और इसी से हमें परफेक्ट कंपटीशन के मीनिंग के बारे में पता चलेगा। हमें जितने भी चारों टाइप्स ऑफ मार्केट कंपटीशन हम करेंगे आज, उसमें यही हमारा पॉइंट है। हम उनके फीचर्स के बारे में, हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो कोई भी विक्रेता उन विशेषताओं को पूर्ण करेंगे तो वो उस टाइप ऑफ मार्केट कंपटीशन में आ जाएंगे। क्लियर है? तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम जल्दी से शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। जो हमारा आज का टॉपिक है, पहले हमारा टॉपिक है परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स शुरू करते हैं। क्या क्या फीचर्स हैं परफेक्ट कंपटीशन के, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। सबसे पहला फीचर, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बायर्स एंड स्मॉल सेलर्स। सबसे पहला क्या हमारे पास पॉइंट आया, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बायर्स एंड स्मॉल सेलर्स। ठीक है, इसका मीनिंग समझिए। मीनिंग क्या है,
स्मॉल बायर्स हैं और स्मॉल सेलर्स हैं। मतलब जो बायर्स हैं और जो वो सेलर्स हैं, यहाँ पे स्मॉल का मतलब है स्मॉल बायर्स और स्मॉल सेलर्स ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति सामान खरीदने आ रहा है एक व्यक्ति, और जो भी एक व्यक्ति सामान बेचने जा रहा है, उनका एक सिंगल पर्सन का, एक सिंगल कस्टमर का या सिंगल सेलर का मार्केट को इफ़ेक्ट करने में कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए हम बात करते हैं टूथपेस्ट की, हम पेप्सोडेंट की बात करते हैं। ठीक है, हम या आप सभी लोग, हम एक महीने में कितनी टूथपेस्ट खरीदते हैं? 1 या 2। और अगर आप एक महीने में 1 या 2 टूथपेस्ट खरीदते हो तो वो आप कंपनी के ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत स्मॉल बायर हो। ठीक है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत स्मॉल बायर हो कि आपने उस कंपनी का जितना भी माल बिक रहा है उसमें आपका बहुत छोटा सा योगदान है। कंपनी का जितना भी प्रोडक्ट सेल हो रहा है उसमें आपका बहुत छोटा सा योगदान है। तो ऐसा कस्टमर, ऐसा बायर या ऐसा सेलर जिसका कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत छोटा कंट्रीब्यूशन होगा, उसको हम कहेंगे स्मॉल बायर्स एंड स्मॉल सेलर्स। ठीक है, तो जो स्मॉल बायर्स एंड स्मॉल सेलर्स हैं, पर जो इनकी गिनती है, इनका नंबर है, वो बहुत ज़्यादा है। मार्केट में बहुत छोटे छोटे स्मॉल सेलर्स हैं और बहुत ही छोटे छोटे बायर्स हैं जो टोटल मिलके आपकी डिमांड को बनाते हैं, आपके प्रोडक्ट की डिमांड को बनाते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट, सेकंड जो फीचर है परफेक्ट कंपटीशन का, वो है होमोजीनियस प्रोडक्ट। ये फीचर है होमोजीनियस प्रोडक्ट। अब होमोजीनियस प्रोडक्ट ध्यान से समझिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है फीचर्स में परफेक्ट कंपटीशन के। होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब सिमिलर प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब सिमिलर, या हम इसको क्या कहेंगे, आइडेंटिकल प्रोडक्ट। ठीक है, हिंदी में कहेंगे समान वस्तु। समान वस्तु कि मार्केट में जितने भी सेलर्स हैं, मार्केट में जितने भी सेलर्स हैं, वो जो भी सामान बेच रहे हैं, वो जो भी वस्तुएं बेच रहे हैं, वो हर व्यक्ति, हर सेलर एक ही तरह की सेम डिट्टो वस्तु बेच रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं मार्कर की बात करूं, ये सेलो कंपनी का मार्कर है, तो हमारे देश में या हमारे शहर में जितने भी स्टेशनरी शॉप वाले हैं, वो यही मार्कर सेलो का, इसी तरह का मार्कर, डिट्टो सेम मार्कर सभी सेलर बेच रहे हैं। सभी स्टेशनरी वाले ये एक ही मार्कर बेच रहे हैं। ठीक है, तो होमोजीनियस प्रोडक्ट फीचर है। ठीक है, क्या फीचर है? जितने भी मार्केट में सेलर्स हैं वो किस तरह का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो सिमिलर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सारे ही सेम डिट्टो एक ही तरह का प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा परफेक्ट नॉलेज। इसके बाद क्या पॉइंट आया? परफेक्ट नॉलेज। ठीक है, क्या पॉइंट आया? परफेक्ट नॉलेज का। अब परफेक्ट नॉलेज हमें क्या शो करता है? परफेक्ट नॉलेज हमें शो करता है कि चाहे बायर है चाहे सेलर है, उनको परफेक्ट नॉलेज है। चाहे बायर है चाहे सेलर है, उनको परफेक्ट नॉलेज है। परफेक्ट नॉलेज से क्या मतलब है कि कंपनी को अपने बायर को या अपने सेलर को किसी भी तरह की नॉलेज देनी नहीं पड़ती है। बायर और सेलर को पहले ही इंफॉर्मेशन सारी की सारी अवेलेबल है अपने पास कि उस प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, ठीक है, मतलब जो कंपनी है उसको क्या है, कंपनी को अलग से खर्चा नहीं करना पड़ता बायर को या सेलर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, अब ये वाला जो परफेक्ट नॉलेज वाला पॉइंट है, इसी से ही हमारा नेक्स्ट पॉइंट निकलेगा। परफेक्ट नॉलेज वाले पॉइंट से ही हमारा नेक्स्ट पॉइंट निकलेगा नो सेलिंग कॉस्ट। कंपनी को सेलिंग कॉस्ट नहीं देनी पड़ती। हमने लास्ट लेक्चर में सेलिंग कॉस्ट पढ़ा है कि सेलिंग कॉस्ट क्या है? माल बेचने का खर्चा। माल बनने के बाद जो माल बेचने के लिए खर्चा किया गया
जो माल बेचने के लिए जो लागत लगाई गई वो सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, इसका मतलब अगर परफेक्ट नॉलेज है, मान लीजिए मेरे को कोई प्रोडक्ट खरीदना है और उस प्रोडक्ट की मुझे परफेक्ट नॉलेज है, उस प्रोडक्ट के बारे में मुझे अकल्ला ज्ञान है, तो मैं क्या करूँगा, कंपनी को सेलिंग कॉस्ट नहीं लगानी पड़ेगी। कंपनी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्यों खर्चा करेगी? जब एडवर्टाइजमेंट जो है वो क्यों दिया जाता है? ताकि कस्टमर को नॉलेज मिले प्रोडक्ट के बारे में या कंपनी के बारे में, कंपनी क्या बेचना चाहती है, किस तरीके से बेचना चाहती है, कितने रेट पे बेच रही है। पर जो बायर है या सेलर हैं, उन सभी को पहले ही नॉलेज है कि कंपनी का क्या प्रोडक्ट है, इसमें क्या चीज़ों से मिलके ये बना है, कितने रेट का है, कितने टाइप का है, हर बंदे को हर नॉलेज है। तो कंपनी को सेलिंग कॉस्ट नहीं जाएगी, कंपनी को सेलिंग कॉस्ट नहीं जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीडम टू एंट्री एंड एग्जिट। परफेक्ट कंपटीशन की जो सिचुएशन है, परफेक्ट कंपटीशन की जो सिचुएशन है, ऐसे में क्या होगा, जो मार्केट है हमारी, वो मार्केट में फ्रीडम है एंट्री और एग्जिट के लिए। मतलब जो सेलर्स हैं, जो विक्रेता हैं, वो कभी भी नई दुकान खोल सकते हैं, कंपटीशन में मार्केट में कदम रख सकते हैं और कभी भी अपनी दुकान को छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, तभी तो परफेक्ट कंपटीशन होगा। मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन मतलब पूर्ण मुकाबला है। पूर्ण मुकाबला है तो मुकाबले में हर किसी को हिस्सा दिया जाने लगेगा कि हर बंदा मार्केट में हिस्सा ले सकता है और हर बंदा हिस्से से मुकाबले से कभी भी, कंपटीशन से कभी भी दूर जा सकता है। तो फ्रीडम है एंट्री एंड एग्जिट, चाहे आप साथ में लिखिए, फ्रीडम टू एंट्री एंड एग्जिट टू फर्म्स। कोई भी नई दुकान ओपन हो सकती है, कोई भी पुरानी दुकान बंद हो सकती है। ठीक है, इसके बाद इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, ये भी अच्छा पॉइंट है परफेक्ट कंपटीशन का कि इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है। जो सेलर है वो अपनी मर्जी से जितना भी माल बेचना चाहेगा बेच सकता है। जो अपनी मर्जी से माल बेचना चाहता है सेलर, वो इंडिपेंडेंट है, उसको दूसरे सेलर को नहीं देखना पड़ेगा कि वो कितना माल बेच रहा है। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है, सेलर जितना मर्जी माल सेल कर सकता है। और इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है बायर के पास, बायर भी अपनी मर्जी से जितना खरीदना चाहता है खरीद सकता है। ठीक है, ये नहीं सोचना पड़ेगा कि आज सप्लाई ज़्यादा है, आज सप्लाई कम है, उसको ये चीज़ नहीं देखनी पड़ेगी। वो भी अपनी मर्जी से जितना माल खरीदना चाहता है खरीद सकता है, सेलर भी और बायर भी। बायर भी जितना खरीदना चाहता है खरीदेगा और सेलर भी जितना बेचना चाहता है बेचेगा। तो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होगा। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आया, यूनिफॉर्म प्राइजेस। यूनिफॉर्म प्राइजेस या आप इसको क्या कह सकते हो, सिंगल प्राइस, या आप इसको क्या कह सकते हो, सिंगल प्राइस। अब परफेक्ट कंपटीशन की ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि जो भी प्रोडक्ट सेल होगा वो सिंगल रेट पे सेल होगा। मैंने जैसे आपको ये मार्कर का एग्जांपल दिया कि ये मार्कर सेल हो रहा है, अगर हर स्टेशनरी वाला ये सेम कंपनी का मार्कर बेच रहा है तो ये सेम कंपनी का मार्कर सेम ही रेट पे बिकेगा। अगर ये 20 रुपये का मार्कर है तो ऐसा नहीं है कि परफेक्ट कंपटीशन में आने वाले पर्सन इसको 19.5 का, 19 का, 18 का या 21 का, 22 का, 25 का बेचेंगे। कि अगर एक व्यक्ति इसको 20 रुपये का बेच रहा है तो परफेक्ट कंपटीशन होने के कारण सारे के सारे ही इसको 20 रुपये का बेचेंगे, तभी तो कंपटीशन परफेक्ट होगा ना। अगर एक ही तरह का माल एक ही रेट पे बिक रहा है तभी हम उसको परफेक्ट कंपटीशन का नाम देंगे। अगर ये मार्कर एक बंदा 20 रुपये का बेच रहा है और एक बंदा एक सेलर 10 रुपये का बेच रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या कंपटीशन रह जाएगा? हमें पता ही है कि वो सारे 10 वाले से लेंगे। तो परफेक्ट कंपटीशन तो तभी होगा ना जब एक ही तरह का माल एक ही रेट पे बिकेगा। तो सिंगल प्राइस या आइडेंटिकल प्राइस या यूनिफॉर्म प्राइस भी क्या है, हमारा एक अच्छा फीचर है परफेक्ट कंपटीशन के लिए। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट पॉइंट बनते हैं, एक ही पॉइंट रहता है फीचर्स में परफेक्ट कंपटीशन के। परफेक्ट कंपटीशन के फीचर में एक पॉइंट रह गया लास्ट, वो है फर्म इज प्राइस
taker and industry is price maker। क्या पॉइंट है? फर्म जो है वो प्राइस टेकर है, इंडस्ट्री जो है वो प्राइस मेकर है। फर्म क्या है? एक सिंगल शॉप। इंडस्ट्री क्या है? ग्रुप ऑफ फर्म्स। इंडस्ट्री का मीनिंग क्या है? ग्रुप ऑफ सेम फर्म्स। जो भी प्रोडक्ट सेल हो रहा है उन सभी की जितनी भी फर्म्स हैं, जितनी भी दुकानें हैं, उनके ग्रुप को क्या बोला जाएगा? इंडस्ट्री। मान लीजिए हम कार इंडस्ट्री की बात करें तो कार बेचने वाली जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो मारुति है, चाहे वो महिंद्रा है, चाहे वो टाटा है, चाहे वो हिंडई है, चाहे वो होंडा है, चाहे वो टोयोटा है, तो जितनी भी ये कंपनियां हैं कार बेचने वाली, इनके ग्रुप को क्या कहा जाएगा? इंडस्ट्री कहा जाएगा। अब इंडस्ट्री जो प्राइस सेट करेगी, इंडस्ट्री जो प्राइस सेट करेगी, हर दुकानदार उसी रेट पे माल बेचेगा। ठीक है, इंडस्ट्री प्राइस कैसे सेट करेगी? इंडस्ट्री क्या देखेगी? डिमांड, ये प्राइस है, यहां है डिमांड और सप्लाई, यहां है डिमांड और सप्लाई। तो ये डिमांड है, ये सप्लाई है। सप्लाई का प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशन है, क्योंकि प्राइजेस जितने बढ़ेंगे लोग उतना ज़्यादा माल बेचेंगे। तो जैसे जैसे प्राइजेस बढ़ेंगे, प्राइस बढ़ेंगे, सप्लाई बढ़ती जाएगी। तो सप्लाई क्या है? पॉजिटिव है, ये ऊपर की डायरेक्शन को बनेगी, ये ऊपर की डायरेक्शन को बनेगी। डिमांड और प्राइस का नेगेटिव रिलेशन है, प्राइजेस कम होंगे तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, तो इसकी नीचे की तरफ को इसका ग्राफ बनेगा। तो जहाँ डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होंगे, जहाँ डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होंगे, मान लीजिए इस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हुए, तो ये हमारा इसके सामने इतना, ये हमारा, ये जो सामने ई पॉइंट के जो प्राइस आएगा, ये हमारा प्राइस डिसाइड हो जाएगा। इंडस्ट्री क्या करेगी? डिमांड देखेगी, प्रोडक्ट की कितनी डिमांड आ रही है, फिर प्रोडक्ट की सप्लाई देखेगी कि हर अलग अलग कंपनी वाले प्रोडक्ट की कितनी सप्लाई कर रहे हैं। जहां डिमांड और सप्लाई दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ई पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट, के दोनों बराबर हैं, डिमांड और सप्लाई बराबर है, और उसके सामने का जो प्राइस होगा वो इंडस्ट्री उतना प्राइस सेट कर देगी। ठीक है, अब जो ये प्राइस सेट कर दिया इंडस्ट्री ने, हर फर्म इसी रेट पे प्राइस, इसी प्राइस पे अपना प्रोडक्ट बेचेगी। तो फर्म को क्या बोला गया? प्राइस टेकर। फर्म को कौन प्राइस दे रहा है बना के? इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री को क्या बोला गया? इंडस्ट्री क्या है? प्राइस मेकर है। ठीक है, अब इंडस्ट्री ने जो रेट बना दिया वो दुकानदार, फर्म वाले नहीं चेंज कर सकते, इसीलिए तो यहाँ पे प्राइस जो है वो यूनिफॉर्म प्राइस चलेगा, आइडेंटिकल प्राइस चलेगा, सिंगल प्राइस चलेगा। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस हैं हमारी परफेक्ट कंपटीशन की, कि इन कंडीशंस को जो भी सेलर, जो भी दो सेलर या ज़्यादा सेलर इन कंडीशन को फुलफिल करेंगे तो वो कौन सी कंडीशन में आ जाएंगे? वो परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन में आ जाएंगे। क्लियर है? अब एक इसमें एक बड़ा ही अच्छा पॉइंट है, या मैं इसको आपको एग्जांपल पूछूं कि एग्जांपल क्या होगी परफेक्ट कंपटीशन की, कि मार्केट में ऐसे कौन से सेलर्स हैं जो एक ही चीज़ एक ही रेट पे, सेम चीज़, बिल्कुल डिट्टो सेम चीज़ एक ही रेट पे बेच रहे हैं। ठीक है, पर यह भी बात हमें देखनी पड़ेगी कि जो परफेक्ट कंपटीशन है, जो परफेक्ट कंपटीशन है, ये एक मिथ है। परफेक्ट कंपटीशन सिर्फ किताबों में हमें देखने को मिलता है, रियल लाइफ में हमें देखने को नहीं मिलता है। परफेक्ट कंपटीशन को कभी भी हम रियल लाइफ में नहीं देखते हैं। हमारे आसपास, अगल बगल, हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी ऐसा आज तक नहीं हुआ कि बहुत सारे सेलर्स एक ही तरह का माल एक ही रेट पे बेच रहे हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन कभी भी नहीं हो सकता। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया हमारा परफेक्ट कंपटीशन। फर्स्ट टाइप ऑफ मार्केट कंपटीशन क्या है? परफेक्ट कंपटीशन। अब चलते हैं हम दूसरे पे। दूसरा टाइप जो हमारा मार्केट कंपटीशन का होगा वो है मोनोपोली। मोनोपोली, मोनोपोली को हिंदी में कहते हैं एकाधिकार। एकाधिकार,
एकाधिकार, ठीक है, मतलब एक ही पर्सन है जो वो प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है। फीचर्स करते हैं, इसका मीनिंग इजीली क्लियर हो जाएगा। मोनोपोली के फीचर्स करते हैं। फीचर्स क्या है? सबसे पहले ओनली वन सेलर। क्या फीचर्स हैं? ओनली वन सेलर, मार्केट में एक ही सेलर है उस प्रोडक्ट का, चाहे कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे मशीन है, चाहे मोबाइल है, चाहे लैपटॉप है, चाहे घड़ी है, कपड़े हैं, कोई भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को बेचने वाला एक ही पर्सन है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। पर प्रोडक्ट को खरीदने वाले व्यक्ति बहुत ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट को खरीदने वाले व्यक्ति बहुत ज़्यादा हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री। किसी भी फर्म को, किसी और फर्म को मार्केट में वही सेम प्रोडक्ट नहीं बेचने दिया जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर मार्केट में आपका कंपटीशन आ गया, मार्केट में आपकी बजाय कोई और पर्सन आ गया जो वही प्रोडक्ट बेच रहा है, फिर तो आपका एकाधिकार खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जो एकाधिकारी है मतलब उसको बोला जाता है मोनोपोलिस्ट, ठीक है, या हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे? एकाधिकारी। हिंदी में क्या कहेंगे? एकाधिकारी। तो जो एकाधिकारी है, मोनोपोलिस्ट है, वो रेस्ट्रिक्शन लगा के लगेगा, वो कभी भी किसी नई फर्म को एंटर नहीं होने देगा मार्केट में, वो किसी भी नई फर्म को एंटर नहीं होने देगा मार्केट में, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फुल कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज। मार्केट में पूरा कंट्रोल है उस एकाधिकारी का सारे संसाधनों के ऊपर, ठीक है। मान लीजिए मैं इस मार्कर की ही बात करूं, एक ही पर्सन है जो ये मार्कर बना रहा है, तो ये मार्कर जिससे भी बना, जो भी संसाधनों से ये मिलके बना, उन संसाधनों के ऊपर किसका कंट्रोल है? उस सेम एकाधिकारी का ही कंट्रोल है। तो ये भी एक अच्छा फीचर है मोनोपोली का कि जो पर्सन सेलर है, एक ही सेलर है, उसका ही खुद का सारा कंट्रोल होगा अपने रिसोर्सेज के ऊपर, ठीक है। और लास्ट फीचर है इसका, मोनोपोली का लास्ट फीचर है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कि जो रेट हैं, प्राइस हैं, मूल्य हैं, मूल्यों में बदलाव लाएगा कौन? मोनोपोलिस्ट। जो मोनोपोलिस्ट है, एकाधिकारी है, वो अपने हर कस्टमर से अलग अलग रेट चार्ज करेगा। जो मोनोपोलिस्ट है, एकाधिकारी है, वो अपने हर कस्टमर से अलग अलग रेट चार्ज करेगा। मान लीजिए हम किसी गांव की एग्जांपल लेते हैं कि किसी विलेज में, किसी गांव में एक ही डॉक्टर है, किसी विलेज में, किसी गांव में एक ही डॉक्टर है। अब वो जो डॉक्टर है वो अलग अलग प्राइस चार्ज करेगा अलग अलग पेशेंट से। अगर कोई गरीब पेशेंट उसके पास पहुंच गया तो उससे कम पर्ची की फ़ीस ले लेगा, अगर कोई अमीर पर्सन पहुंच गया तो उससे पर्ची की फ़ीस भी ज़्यादा लेगा, उसको महंगी दवाइयाँ देगा, है ना। हमें ये देखने को मिलता है रियल लाइफ में। तो क्या होगा? प्राइस डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, ठीक है। तो ये मोनोपोली के फीचर हैं। अब मैं आपका एग्जांपल दूं मोनोपोली की, तो बेस्ट एग्जांपल है मोनोपोली की इंडियन रेलवे। अगर मैं मोनोपोली की आपको एग्जांपल दूं तो बेस्ट एग्जांपल है मोनोपोली की इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे जो प्रोडक्ट है वो कौन बेच रहा है? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मतलब इंडियन रेलवे को बेचने वाला एक ही सेलर है, उसका एक ही एकाधिकारी है, वो कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक सेलर हो गया, उसको खरीदने वाले बहुत हैं, रेल में सफ़र करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, पॉइंट हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट का सारे अधिकार है रेलवे के ऊपर, तो फुल कंट्रोल हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का रेलवे के ऊपर, ठीक है।
सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन भी लगा रखी है कि कोई प्राइवेट बंदा अपनी रेलवे नहीं चला सकता या कोई स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी रेलवे नहीं चला सकती, तो उन्होंने एंट्री के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, हमें भी पता है 3-4 साल का जो बच्चा होगा उससे आधी टिकट, उसके बाद पूरी टिकट, ठीक है। जो सीनियर सिटीज़न हैं उनकी और कम टिकट हो जाएगी, जो सुपर सीनियर सिटीज़न है 80 साल से ज़्यादा वाले हैं उनकी और कम टिकट हो जाएगी। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट इंडियन रेलवे के मामले में, अलग अलग पर्सन से अलग अलग रेट चार्ज किया जा रहा है। तो हम इंडियन रेलवे को क्या कह सकते हैं, इंडियन रेलवे में सेंट्रल गवर्नमेंट मोनोपोली के सारे फीचर्स को फुलफिल करता है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट मोनोपोलिस्ट है कौन से प्रोडक्ट का, इंडियन रेलवे का। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं क्लास को। अभी हमने पढ़ा परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के बारे में। अभी जो हमारा पॉइंट है, मोनोपोली में एक पॉइंट रहता है, क्या पॉइंट रहता है, हाउ अ मोनोपोली अराइजेस। क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि मोनोपोली अराइज कैसे होगा, मोनोपोली कैसे पैदा होगा, कैसे जन्म लेगा मोनोपोली, कोई भी पर्सन एकाधिकारी कैसे बन सकता है, क्या पॉइंट आएंगे सामने देखने के लिए कि या किस तरीके से उसको ये कंडीशन मिलेगी कि वो मोनोपोली क्रिएट कर सकता है। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट रहता है वो है गवर्नमेंट लाइसेंसिंग का। मान लीजिए गवर्नमेंट ने आपको लाइसेंस ही दे दिया कि ये जो प्रोडक्ट है या ये जो काम है सिर्फ आप कर सकते हो, तो उसमें आपकी मोनोपोली हो जाएगी। मान लीजिए हमें सबको पता है कि जो कोयला है वो हमें सबसे ज़्यादा कहाँ, कर्नाटक में देखने को मिलता है। कर्नाटक में या झारखंड में है, कोयला की खानें ज़्यादा कर्नाटक में और झारखंड में है। ठीक है, तो मान लीजिए गवर्नमेंट ने किसी एक पर्सन को ये राइट दे दिया, ये लाइसेंस दे दिया कि झारखंड और कर्नाटक में जितना भी कोयला है या पूरे देश में जितना भी कोयला है वो एक ही बंदा उस कोयले को एक्सट्रैक्ट करेगा, तो उस पर्सन की मोनोपोली हो जाएगी कोयले के एक्सट्रैक्शन में। तो गवर्नमेंट लाइसेंसिंग के साथ मोनोपोली क्रिएट किया जा सकता है। एक ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ कार्टल्स। फॉर्मेशन ऑफ कार्टल्स, कार्टल्स होता है ग्रुप्स, कार्टल का मतलब ग्रुप। कहते कुछ सेलर मिलके अपना ग्रुप बना लें, कुछ सेलर जो सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो अपना ग्रुप बना लें, तो जब वो ग्रुप बना लेंगे तो वो जो ग्रुप ऑफ सेलर है वो मोनोपोली हो जाएगी उनकी, जो ग्रुप ऑफ सेलर्स हैं उनकी मोनोपोली हो जाएगी उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए। इसकी एग्जांपल देता हूँ, कार्टल्स की एग्जांपल, कार्टल्स की एक एग्जांपल है ओपेक। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। 13 देश हैं, 13 कंट्रीज़ हैं जो क्या हैं, ऑयल का एक्सट्रैक्ट करके दूसरे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं। अब इन्होंने क्या किया, अपना एक ऑर्गेनाइजेशन, अपनी एक संस्था, अपना एक ग्रुप बना लिया, तो इनकी वर्ल्ड के ऑयल के ऊपर इनकी क्या है, मोनोपोली है। ठीक है, एग्जाम्पल है ये, इनकी मोनोपोली है या नहीं वो अलग बात है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कैसे कार्टल या ग्रुप बनाने से आपकी मोनोपोली क्रिएट हो सकती है, हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है इसके बाद है गिफ्ट ऑफ नेचर। गिफ्ट ऑफ नेचर कहते कुछ कुदरती कारणों के साथ, कुछ प्राकृतिक कारणों के साथ आपको ये गिफ्ट मिल गया कि आप मोनोपोली में हैं। ठीक है, मान लीजिए जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो उसके 2 या 3 या 4 या 5 विक्रेता थे। ठीक है, धीरे धीरे करके उन्होंने दुकान बंद कर दी, या उनकी दुकान पे कोई हमला हो गया, या उनकी दुकान ख़राब हो गई,
या जो विक्रेता हैं उनकी डेथ हो गई, आप अकेले रह गए हो उस माल को बेचने वाले। तो नेचर के अकॉर्डिंग, प्रकृति के अकॉर्डिंग, कुदरती कारणों के कारण क्या हुआ, आपको गिफ्ट मिल गया किस चीज़ का, मोनोपोली का। आपको गिफ्ट मिल गया है मोनोपोली का, ठीक है। तो गिफ्ट ऑफ नेचर भी एक कारण बन सकता है कि कैसे मोनोपोली क्रिएट हो सकती है। एक सेकेंड, ठीक है। फिर एक जो लास्ट पॉइंट बचता है कि और कैसे मोनोपोली क्रिएट हो सकती है, एक लास्ट पॉइंट बचता है पेटेंट राइट। पेटेंट राइट, पेटेंट्स होते हैं कि आप जो चीज़ बना रहे हो, आपने उसको गवर्नमेंट से अप्रूव करवा लिया कि हम जो चीज़ बना रहे हैं हमारे अलावा या जिस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम वो अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सेम प्रोसेस कोई और पर्सन नहीं यूज़ कर सकता, ठीक है। मान लीजिए मैं आपको KFC की एग्जांपल लेता हूँ, KFC की एग्जांपल लेता हूँ। KFC चिकन वालों ने अपना जो भी वो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, अपने जो भी मसाला वगैरह वो यूज़ करते हैं अपने खाने में, उन्होंने अपने इंग्रेडिएंट्स को पेटेंट करवाया हुआ है कि हम जो मसाले या हम जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं अपने खाने में कोई और पर्सन वो यूज़ नहीं करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अपने ही प्रोडक्ट में, अपना जो उनका प्रोडक्ट है KFC का, उसमें उन्होंने पेटेंट राइट करवाया हुआ है। तब अगर उन्होंने ये पेटेंट राइट करवा लिया तो पेटेंट राइट से क्या होगा, अपने ही प्रोडक्ट में उनकी मोनोपोली जनरेट हो सकती है। तो ये भी एक एग्जाम्पल बन सकता है, ये भी एक कारण बन सकता है कि कैसे मोनोपोली को हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा मोनोपोली वाला टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है।